एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे इज़ाबेल एक बाजार में मौजूद होती है। उसी दौरान उसके पास गोलम आता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि ये अच्छी खबर है या बुरी। यह सुनकर इज़ाबेल कहती है, क्या बात है? जिसके जवाब में गोलम कहता है, उरूज आ रहा था जिस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उसने अपना बचाव तो कर लिया, लेकिन उसने जिस डाकुओं को कत्ल किया वो मशहूर डाकू एंतवान का भाई था। यह सुनकर इज़ाबेल परेशान हो जाती है और कहती है, ये बात किसी को नहीं बताना। जिसके जवाब में गोलम कहता है, ये बात हर किसी को मालूम है। हर बंदरगाह में लोग उरूज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ज़ैनब और लीना कश्ती में सवार होती हैं। उसी दौरान उस कश्ती के सामने एक और कश्ती आ जाती है जिसके आगे एक चस्प को लटकाया होता है। उस कश्ती पर डाकुओं ने हमला किया होता है। यह देखकर ज़ैनब बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, क्या कोई बहादुर नहीं जो समंदर में अमन कायम करे। इसी दौरान खिज़र को दिखाया जाता है जो कश्ती पर सवार कैलमनोस के लिए रवाना होता है। उसी दौरान उसके सामने तूफान आ जाता है जिसे देखकर खिज़र कहता है, अब तो मुझे मज़ीद तेजी से जाना होगा। यह कहकर वो कश्ती में मौजूद सारा सामान समंदर में फेंक देता है ताकि उसकी कश्ती तेजी से चल सके। यहाँ उरूज रेस अपने साथियों के साथ सिकंदरिया पहुंच जाता है और एल्ची से कहता है, अब हमारी राय जुदा होती हैं। उसी दौरान उसके पास एक शख्स आकर कहता है, हमने सुना है कि आपने जालिम कुफार का किसी तरह मुकाबला किया। इसी खुशी में हमारे नौजवान आपके सामने मुजाहरा करेंगे। जिसके बाद वो नौजवान अपना खेल शुरू करते हैं। उरूज और इलियास उन्हें देख रहे होते हैं। उसी दौरान इज़ाबेल भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें इशारा देती है, जिसे देखकर इलियास कहता है, अगर रईस चले सराय चलते हैं। इज़ाबेल ने हमारे लिए खाने का इंतजाम किया होगा। जिसके जवाब में उरूज कहता है, नहीं, मैं घर जाऊंगा इलियास, देश बिना मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके जवाब में इलियास कहता है, तो मुझे इजाज़त है, मैं जाऊं। उरूज से इजाज़त लेने के बाद वो सराय में पहुंच जाता है और सराय में लड़कियों को अपने कारनामे सुना रहा होता है और उन्हें बताता है कि हमने कैसे जंग लड़ी। इज़ाबेल वहां पर आ जाती है और कहती है, उरूज नहीं आया है। जिसके जवाब में इलियास कहता है, वो नहीं आया, वो सीधा घर गया। यह सुनकर इज़ाबेल कहती है, मैं उसे सफ़र के दौरान पेश आने वाले मसाइल के बारे में पूछना चाहती थी। जिसके जवाब में इलियास कहता है, बाबा उरूज समंदर का बादशाह है, लेकिन वो अपनी देशबिना से डरता है। तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हारा सफ़र के अहवाल बताता हूँ। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ उरूज और देशबिना खाना खा रहे होते हैं। कुछ बातें करने के बाद उरूज कहता है, हमें मदीना जाना चाहिए। वहाँ मैं अपने भाई और भाभी से मिलूंगा और अपने भतीजों से भी मिलूंगा। जिसके जवाब में देशबिना कहती है, ये अच्छी सोच है। हो सकता है कि इसी दौरान मैं अपने बाबा के साथ भी वक्त गुजारूं। मुझे उम्मीद है इतने अरसे के बाद उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा। उसके बाद वो मजीद बातें करने लग जाते हैं। यहाँ क्लिचबे अपने बेटे शाहिन से बातें कर रहे होते हैं। क्लिचबे कहते हैं, मुझे ये खबर मिली है जिसने मुझे खुश कर दिया। एक बहादुर तुर्क जवान ने एंतवान के भाई को कत्ल कर दिया। जिसके जवाब में शाहिन कहता है, क्या वो जवान कमाल रईस के गिरोह से है? क्लिचबे कहते हैं, नहीं, उसका नाम बाबा उरूज है। जिसके जवाब में शाहिन कहता है, वो उरूज जो मेदली में मुहाफिज की नौकरी करता है। जिसके जवाब में क्लिचबे कहते हैं, उन्होंने एंतवान के भाई को मारकर लटका दिया और तुम उन्हें अभी तक फकीर समझ रहे हो। काश मेरे बेटे ने भी ऐसी जुर्रत की होती तो मजलूम तुम्हारे हक में दुआ कर दे। जिसके जवाब में शाहिन कहता है, क्या ये वही भाई नहीं जो काफिरों के तंजीम के लिए काम कर रहे हैं? शाहिन के बातों से लग रहा है कि वो उरूज से इख्तिलाफात हैं। इसके बाद क्लिचबे कहते हैं, कल हम उरूज और उसके भाई से मुलाकात करेंगे। जिसके जवाब में शाहिन कहता है, क्या हम उनके पास जाएंगे? आप हुक्म भिजवाएं, वो आ जाएंगे। जिसके जवाब में क्लिचबे कहते हैं, बहादुर जवान एक दूसरे को बोझ नहीं समझते, वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। एक दिन तुम ये बात समझ जाओगे। यहाँ देशबिना उरूज से कहती है, आप इतना तैयार होकर क्यों जा रहे हैं? जिसके जवाब में उरूज कहता है, तैयार होकर मैंने तो सिर्फ कपड़े तब्दील किए हैं। जिसके जवाब में देशबिना कहती है, सराय में इज़ाबेल आपको साफ कपड़ों में देखेगी। यह सुनकर उरूज कहते हैं, क्या मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बर्दाश्त खत्म हो गई? जिसके जवाब में देशबिना कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोस के लोग ऐसी वैसी बातें करते हैं। जिसके जवाब में उरूज कहता है, मैं नहीं जानता कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरी देशबिना को उनके बातों पर कान नहीं धरना चाहिए। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे कोई काम होता है और इसके अलावा कोई बात नहीं। यहाँ इज़ाबेल इलियास के पास आती है और कहती है, लगता है कि तुम एक ही जगह पर हो।
लेकिन तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कियां तब्दील हो रही हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है सब लोग मुझे इतना याद करते हैं, इजाबेल इसमें भला मेरी क्या गलती है। जिसके बाद इजाबेल कहती है उरूज कहाँ है, वो अभी तक नहीं आया। जिसके जवाब में इलियास कहता है वो आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। उसी दौरान वहाँ पर उरूज आ जाता है। यह देखकर इलियास कहता है तुमने अच्छा किया उन लड़कियों को भेज दिया, वरना आगा मुझ पर गुस्सा होते। उसके बाद इलियास और इजाबेल उरूज के पास आ जाते हैं। इजाबेल उरूज से कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो। जिसके जवाब में उरूज कहता है तिजारत और ये लो सराय का हिस्सा। जिसके बाद इजाबेल गुस्सा होकर कहती है क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने किसे कत्ल किया। जिसके बाद उरूज कहता है इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी खूबसूरती कम हो जाएगी। जिसके बाद इजाबेल कहती है आपकी ये लापरवाही क्या आपकी लाइल्मी है या फिर आपकी बेवकूफ़ी है। यह सुनकर उरूज हंसने लग जाता है और फिर उरूज कहता है ये मेरी नाइल्मी या बेवकूफ़ी नहीं, हम लोग इसलिए सुकून से हैं क्योंकि हम बेखौफ हैं। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है क्या तुम्हें पता नहीं इंसान एक वैशी जानवर है। उसकी बातें सुनकर दोनों भाई हंस रहे होते हैं। जिसके बाद इजाबेल उसके हाथ पर हाथ रखकर समझाने लगती है और इलियास उसे देख रहा होता है, लेकिन उरूज अपना हाथ उसी वक्त हटा लेता है। फिर इलियास कहता है हमें पोसीडन से तुमसे डर लगता है। यह सुनकर उरूज हंसने लग जाता है। यहाँ क्लिच बे और उसका बेटा सराय की तरफ आ रहे होते हैं। उसी दौरान क्लिच बे का बेटा कहता है आप खुद उरूज से मिलने जा रहे हैं, उससे बेहतर था कि डाकू उसे मार देते। उसकी बात सुनकर क्लिच बे उसे समझाने लगते हैं। यहाँ इजाबेल कहती है क्या तुम अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो, एक ताजर ने हमसे मुआवजे तलब किए हैं। जिसके जवाब में इलियास कहता है हम लोग अभी वापस आए हैं, क्या हमें दोबारा सफर पर जाना होगा। जिसके जवाब में इजाबेल कहती है मेरे ख्याल में तुमने सराय में काफी वक्त गुजार लिया है इलियास। यह सुनकर उरूज कहता है हम हमेशा तैयार हैं, मेरी उनसे मुलाकात करवाओ ताकि मैं पूछ लूं उनका सामान क्या है और कीमत के बारे में तुम खुद बात करना। उसी दौरान वहाँ पर गोलम आ जाता है और कहता है क्लिच साहब आए हैं। यह सुनकर वो जल्द से बाहर आ जाते हैं। उरूज क्लिच साहब के हाथ का बोसा लेने लगता है तो क्लिच बे कहते हैं तुमने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया, अब तुम अपना सर हमेशा ऊंचा रखो ताकि हम गुरूर से देख सकें। और फिर उसे गले लगा लेते हैं। यह देखकर क्लिच बेटे को बहुत गुस्सा आ रहा था। यहाँ एंटोन अपने जहाज पर मौजूद होता है। उसी दौरान उसका सिपाही आता है और कहता है जनाब वो शख्स जो खुद को समुद्र का बादशाह कहता है जिसने आपके भाई को कत्ल किया। उरूज अपने भाई के साथ तिजारती जहाज़ों की हिफाजत करता है और उनके दो और भी भाई हैं खिजर और इसाक जो मिदेली में है। यह सुनकर एंटोन मुस्कुराने लग जाता है और कहता है पहले जाकर उनकी पुरसुकून जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तैयारी करो मिदेली जाना है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ इसाक बैठकर अपने घर में काम कर रहा होता है। उसी दौरान रोजा आ जाती है और कहती है आज आप दुकान पर नहीं जाएंगे। जिसके जवाब में इसाक कहता है मेरा दिल नहीं है। उसके बाद वो कहता है मुझे खिजर की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। जब वो आया तो उस्ताद सुलेमान के पास भाग गया। कल भी वो सुबह सवेरे से गायब है। जब मैंने नीको से पूछा कि वो कहाँ है तो उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे यकीन है कि वो जरूर कुछ करने वाला है। मुझे डर है कि वो उरूज की तरह समंदर में दिलचस्पी न ले रहा हो। यह सुनकर उनकी जोजा कहती है आप तो जानते हैं ये खिजर है, ये आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आपसे ही डरता है। यह सुनकर इसाक कहता है खिजर और उरूज में क्या फर्क है, वो दोनों ही मेरे साथ नहीं है। यहाँ पेट्रो अपने सिपाही से कहता है जल्द से जल्द जंग की तैयारी शुरू करो। सिपाही के जाने के बाद वो अपने खास आदमी से कहता है बहुत जल्द वो हमें राज मालूम हो जाएगा जिसकी खातिर हमने इंदलिस के पूरे कुतुब खाने को लूट लिया था। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है क्या इतनी जहमत उठाना ठीक था। जिसके जवाब में पेट्रो कहता है मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। पोप के हुक्म से स्लेवियों ने इसकी राज की तलाश शुरू कर दी थी। इस राज की वजह से पूरी एक सल्तनत तबाह हो गई थी और इस राज की वजह से एक सल्तनत बन गई है। जितनी जहमत हमने उठाई वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमें ये भी मालूम नहीं कि वो राज क्या है। हो सकता है वो बहुत कीमती खजाना, हो सकता है कि ऐसी हकीकत हो जो तमाम खजानों से बढ़कर हो। हम सिर्फ ये जानते हैं कि एक शख्स है जो इस राज के बारे में जानता है। यहाँ उस्ताद सुलेमान एक किताब उठाकर उसे बोसा दे रहे होते हैं। फिर वो किताब को खोलते हुए कहते हैं दुनिया के पहले शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त से आज तक इंसानों ने इस राज को मालूम करने के लिए बहुत जंगें लड़ी। उसके बाद वो एक ख्याल देखते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं पानी का राज, मट्टी का राज और उन दोनों के दरमियान इंसान का राज जो कि चिकनी मिट्टी से बना है, आदम और उसके बेटों का राज। मैं कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूंगा, मगर ये मैं अमानत उसके हकदार दिए बगैर नहीं मरूंगा। नाज़रीन यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।